कैसे हैं लोग। वेलकम टू साइंस सफारी लैब। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिससे कई बच्चे, बहुत बच्चे इस टॉपिक से, रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक है भैया, ये n2/n1 क्या होता है भाई, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये बेंडिंग क्या होता है, किस कहाँ पर बेंड होगा, कब कहाँ पर बेंड होगा। तो आज इस पूरी भला को हम इस बढ़िया तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको लास्ट ईयर सीबीएसई में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से जो है लाइट रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन का अगर आपके कमेंट्स वगैरह आएंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। when light passes through one medium, one transparent medium to other transparent medium is known as reflection। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जाती है तो लाइट क्या है, नॉर्मल से या तो आगे जाएगी या टुवर्ड्स मुड़ेगी। तो ये होता है हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन। ओके ओके, चलिए आगे देखिए। देयर आर टू केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दो केसेस होते हैं जनरली, आइए उनको देख लो। केस वन, व्हेन मीडियम टू इज मोर डेंसर देन मीडियम वन, यानी कि जो मीडियम टू है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं। डेंसर माने क्या होता है, पास पास, और मीडियम वन के पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो उसे। ठीक है, अब देखो, अब देखो मीडियम वन से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे आई इस तरीके से, और ये नॉर्मल हमने बनाया हुआ था और ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई। तो केस वन हमारा यही कहता है कि अगर लाइट रे कोई ऐसे मीडियम से आ रही है जो कि रेयरर हो, रेयरर यानी कि उसमें डेंसिटी कम हो, उसकी डेंसिटी कम हो, और वो इस तरीके के मीडियम में जा रही होगी जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो लाइट ना नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाएगी। ठीक है, यही मैंने यहाँ लिखा है, देन लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम जा रही है, डेंसर मीडियम में। ओके, इस केस में ये देखिए, एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में एंगल आई जो है वो ग्रेटर देन होता है एंगल आर। एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या इसमें बात नहीं करेंगे, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, केस टू पे बढ़ते हैं हमारे। केस टू है हमारा, जब लाइट ऐसी मीडियम से जा रही हो जो कि मोर डेंसर हो मीडियम टू से, तो लाइट यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल्स पास पास हैं और यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर है, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो लाइट आई, ये नॉर्मल है। अब ये नॉर्मल से क्या है, दूर भागेगी क्योंकि ये रेयरर मीडियम में जा रही है। रेयर यानी कि जो डेंसर कम है, डेंसर ज़्यादा डेंसर है, और रेयरर जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, तो इस केस में जब लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है तो लाइट नॉर्मल से अभी चली जाएगी, तो देन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। इस केस में भी वही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में एंगल आर ग्रेटर देन होगा एंगल आई। ओके, चलिए अब बात करते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरीके से आपने लॉ पढ़े थे आपके रिफ्लेक्शन के, उसी तरीके से हमारे लॉस हैं रिफ्लेक्शन के। तो देखिए, इंसिडेंट रे, ये है हमारी इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, लाई ऑन दी सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पर लाई कर रही है। देखिए ये एक ही प्लेन है, इसी पर ये लाई कर रही हैं। ठीक है, लाई ऑन दी सेम प्लेन। और एक बात और देख लीजिए आप, एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लेंगे आप, एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि यही इसी पॉइंट पर तो मिल रही हैं ये तीनों। समझ आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से ही आपका पूरा डर शुरू होता है, द स्नेल्स लॉ। यही स्नेल्स लॉ, बाकी का पीछे का आपका कोई डर नहीं था, वो बहुत इजी। ये आप जो सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ, इसी से आप बच्चे, बहुत से बच्चे डरते हैं। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसकी साइन का रेशो, साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा मैथ में, तो इसकी साइन का रेशो टू द रेशियो ऑफ इट्स साइन
ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल आर के भी साइन का रेशो क्या है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू एन। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो कि एक कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी वही बनेगी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक चीज़ डिटेल में समझाता जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 10th का। कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आएगा, 5 मार्क का नहीं तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएंगे ही आपके। ठीक है, तो देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल साइन ऑफ एंगल आई अपन साइन ऑफ एंगल आर का ये रेशो होता है। इट डू नॉट हैव इन यूनिट। देखिए इसकी यूनिट नहीं है, डिग्री से डिग्री कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। ठीक है, तो एन है साइन आई अपन साइन आर। अब देखिए साइन आई अपन साइन आर को आप लिखेंगे कैसे, n/1 इसको लिखा जाता है, जहाँ पर n2 बराबर होता है n2 अपॉन n1। अब देखिए n2 जो है वो दर्शा रहा मीडियम नंबर 2 को, और n1 जो है वो दर्शा रहा मीडियम नंबर 1 को। अब देखिए जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है उसके अपोजिट में, उसके क्रॉस में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के क्रॉस में आपको वो रखना है, वो मीडियम रखना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है जहाँ पर लाइट टकराई थी। ठीक है, और एंगल साइन आर की क्रॉस में आपको वो मीडियम रखना है जहाँ पर से लाइट रिफ्रैक्ट हुई। देखिए इस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो हम इसका मीडियम n1 लेंगे, इसको n1 लेंगे, और यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो इसको हम n2 लेंगे। ओके, चलिए देखिए इसीलिए हमने इसको क्रॉस में रखा था कि ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, चलिए देखो अब ये कुछ रेशोस हैं, अगर आपको नहीं आते हो तो आप देख लीजिए। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं सी से, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट हम डिनोट कर लाइट की स्पीड हम डिनोट करते हैं वी से। तो ये क्या कह रहा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का रेशो है टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट से। तो देखिए एन इज इक्वल टू C/V। एन जो है वो C/V होता है, जहाँ पर C की वैल्यू आपको पता है 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर C तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि C की वैल्यू तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब क्या होगा, हमारा n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के। यानी कि अगर आपकी वेलोसिटी मीडियम में ज़्यादा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे कि एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.003 होता है, उसको हम 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और वही अगर मैं बात करूँ किसी डायमंड की बात करूँ तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होती है, मतलब बहुत धीरे हो जाती है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये आपको आपकी एनसीईआरटी में दिख जाएगा, मैंने वो टेबल बनाई नहीं है। आप वैसे भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अपने आप दिया जाएगा क्वेश्चन में। अब देखिए, ठीक है, तो यही मैंने लिखा, ये n1 होगा और ये n2 होगा। जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई उसको हम n1 बोलेंगे, और जहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई उसको हम n2 बोलेंगे। ओके, अब देखो एक बहुत बढ़िया फिनोमेनन आता है जिससे आपके लैम्डा वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, ये मैंने बनाई है एक वेव। अब आप जानते हैं किसी भी वेव में यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको आप लैम्डा बोलते हैं। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप में से बहुत से बच्चों को इसको आता होगा तो आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिएगा इसे। ठीक है, जिनको नहीं आता उनको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, एन वाला। इसी को समझाने के लिए मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको रिवाइज कराया है। अब देखिए वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो वेव के लिए डिस्टेंस हमारा लैम्डा ही होता है, तो लैम्डा अपॉन टाइम। अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t, क्योंकि कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो 1/t की वैल्यू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, एफ लैम्डा। अब देखिए वेलोसिटी हमारी आ गई यहाँ से एफ लैम्डा, तो सी क्या होगा हमारा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, एफ लैम्डा 1 मान लेते हैं उसको।
और v क्या होगी एफ लैम्डा टू। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइट की कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। फ्रीक्वेंसी आप मान सकते हैं एक तरीके का कांस्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सी अपॉन वी करेंगे हम, तो ये क्या होगा एफ लैम्डा वन अपॉन एफ लैम्डा टू, जहाँ पर एफ से एफ हमारा कैंसिल हो जाएगा। और एन की वैल्यू आप जानते हैं सी बाई वी होती है, तो सी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई अपनी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। तो इसी कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए मैंने आपको ये पूरा बताया। अब देखियो एन टू अपॉन एन वन को हम क्या लिखेंगे, एन टू के लिए हम लिखेंगे सी अपॉन वी टू, और एन वन के लिए हम लिखेंगे सी अपॉन वी वन। अब देखिए सी से सी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो वी वन है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वी वन अपॉन वी टू। इसीलिए हमारा एन टू अपॉन एन वन जो होता है वो वी वन अपॉन वी टू के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एन टू हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लगा हुआ है अपना, ठीक है। हाँ तो देखिए एन टू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी टू और एन वन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी वन, ठीक है। चलिए सिमिलरली एन वन टू जो है वो हमारा वी टू अपॉन वी वन होगा। अगर एन टू वन हमारा वी वन अपॉन वी टू है तो एन वन टू हमारा वी टू अपॉन वी वन हो, एन वन टू को क्या लिखेंगे अपन एन वन अपॉन एन टू। चलिए तो ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, वीडियो 15 मिनट तक हो सकती है तो होने दीजिए, आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आपको ग्लास में स्पीड निकालनी है लाइट की। आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि एन होता है हमारा सी बाई वी। यहाँ पर एन की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5। तो अब देखिए एन दिया है आपको 1.5, तो यहाँ से आप निकाल देंगे सी की वैल्यू होती है हमारे 3 × 10⁸ डिवाइड बाई वी। 1.5 से ये 3 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपकी वी की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होती है हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, सॉरी थैंक यू नहीं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बचे हैं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको दिया है 2.42 और ग्लास का आपको दिया है 1.52। आपको बताना है हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। मतलब कि आपको तो देख के समझ आ रहा होगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो आपने एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था अभी, फॉर्मूला ये था ना हमारा वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा हुआ था, पढ़ा था ये फॉर्मूला आपने अभी। इसको साइड में फॉर्मूला अभी देखा सर वी वन आपको वी वन वी टू का निकाला है, वी वन ये हमारा वी टू एन टू अपना एन टू हम मान लेते हैं, इसको हम उल्टा करते हैं। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू, यार सॉरी, इसको मैं लिख रहा हूँ वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। इसको मैं लिख रहा हूँ वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। एन वन आपका है 2.42 डिवाइड बाई एन टू आपका है 1.52। इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.6 के लगभग आएगा, ठीक है। अब देखो तो वी टू अपॉन वी वन यहाँ से कितना आ गया आपका 1.6, यानी वी टू हमारा क्या होगा डायम ग्लास, तो वी टू इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ वी वन। यानी कि यहाँ से हमारी जो ग्लास में जो स्पीड होगी लाइट की वो 1.6 टाइम्स होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब डायमंड में अगर स्पीड एक्स है तो वी टू कितनी होगी 1.6 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। डायमंड में अगर स्पीड इसकी 2 है तो उसमें कितनी होगी ग्लास में 2 × 1.6 जो होगी होगा हमारा 3.2। तो ये था आपका आंसर 1.6 टाइम्स ऑफ वी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर। एयर या वैक्यूम दोनों की स्पीड को हम
सॉरी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं, ठीक है। एयर में और वैक्यूम में इतना वो मानते नहीं है फिजिक्स में अपन। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अपन को बताना है, यानी हमें क्या बताना है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जिसको अपन रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको हम हमेशा डिनोमीटर में रखेंगे। तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ जी डिवाइड बाय एन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट। मतलब कि वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। वाटर का दिया है हमें, यानी कि एन डब्ल्यू हमें दिया है एन ऑफ एन एयर के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा 4/3। अब देखिए एन ए हमारा 1 मानते हैं हम इसको, तो उसको हम हटा ही देते हैं। तो यहाँ से हमारा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 4/3, ठीक है। सिमिलरली हमारे गिलास का कितना है 3/2, तो एन ऑफ गिलास अपॉन एन ऑफ एयर 3/2 होता है। अब एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, तो उसको भी मैं हटा ही देता हूँ। चलिए आप भी जाइए साहब, अब कोई काम नहीं है यहाँ पर। अब देखो ये आ गया हमारा गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। हमें क्या निकालना है, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। तो एन डब्ल्यू कितना है 4/3, तो 4/3 डिवाइड बाय 3/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना, तो मैंने उल्टा कर दिया। अपन को मुझे ऐसे लिखना है इसको, 3/2 अपॉन 4/3 लिखना है मुझे इसको। अब देखो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 इधर पहुंच जाएगा, तो 3 × 3 होता है हमारा 9 और 4 × 2 होता है हमारा 8। तो ये आ जाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा 9/8। ये कैसा हुआ आपको मैं एक और बार बता देता हूँ। जिसको हम रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना, तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू लेंगे हम। अब एक का ध्यान रखिए, एन डब्ल्यू हमें एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया था, तो वैक्यूम या एयर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं 1, तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए एन डब्ल्यू हमारा 4/3 होगा। एन जी भी हमारा 3/2 होगा। अब हमको निकालना क्या है, बस डायरेक्ट डिवाइड करना है यार। डिवाइड में क्या है आपका 3/2 अपॉन 4/3, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9/8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 30 डिग्री। आपको एन आपका बताना है। अब आपको एन बताना है और आपको दिया भी हुआ है कि N2 जो है वो ग्रेटर देन है N1 से। N2 हमारा N1 से ग्रेटर है, देखिए। तो अब साइन आई अपन साइनर लगा दें, तो साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √3। तो इस केस में हमारी एन की वैल्यू आ गई √3। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चन कभी बोर्ड में पूछेगा भी नहीं इतना ईजी, ठीक है। आपसे बोर्ड में वो क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट। एक रे ऑफ लाइट है जो कि ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट करती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल आई वही सेम है आपका 60 डिग्री। इफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे, अगर रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। मैं बना लेता हूँ एक बार। ये आपका मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। चलिए एंगल आई आपका दिया है आपको 60। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जो रिफ्रैक्टेड, इसको मैं हटा देता हूँ एक सेकेंड। इसको बना देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जो वो है क्वेश्चन आपका बोला जो रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 होगा, ठीक है। अब देखो ये बना दी मैंने आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बना दी मैंने आपकी
कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। अब आप ध्यान रख दीजिए एक सेकेंड। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 होगा। अगर एंगल इन दोनों के बीच का 90 बनना है, अब ये देखिए ये पूरा एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो अगर ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो 30 बचेगा। बचेगा कि नहीं? क्योंकि नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो 90 होता है पूरा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है? 90। अगर इतना एंगल 30 है तो इतना एंगल 60 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब नॉर्मल से फिर ये एंगल 90 बनेगा, तो ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल आपका कितना होगा भाई साहब? ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो वही सेम बन गया कि एंगल आई आपका 60 है और एंगल आर आपका 30 है। बस मुझे आपको ये कंसेप्ट बताना था कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। मुझे आपको यही कंसेप्ट बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन कभी उनका होगा भी नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है कि अगर रिफ्लेक्शन होता है तो आपको ऊपर से वो कैसे जाता है आदमी। ठीक है, मतलब आपको अपना चेहरा कैसे दिखता है वाटर में। तो इसीलिए अगर 99% रिफ्लेक्शन हो भी रहा है तो 1% आपका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिल गया 30 डिग्री। इसी से सॉल्व करके आपको यही सॉल्व करना है और एंगल आंसर आ जाएगा और √3। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी